हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजेश मिश्रा सर की किताब का तीसरा अध्याय यूनिट फर्स्ट का तीसरा अध्याय न्याय पढ़ेंगे। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द जस्टिया से बना है, जिसका अभिप्राय जोड़ना। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द के जस्टिया से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जोड़ना। प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना। प्लेटो के अनुसार क्या है न्याय? समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना। समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय किए जाते हैं। पहला दंडित करना, दूसरा पुरस्कृत करना। ठीक है, अगर कोई सामंजस्य नहीं बनाता, संतुलन को नहीं मेंटेन रखता, तो उसके लिए क्या दो उपाय हो सकते हैं? क्या तो उसे दंडित किया जाए, मतलब अगर वो नहीं कर रहा है तो उसे दंडित करेंगे, और अगर वो बना रहा है तो उसे प्रोत्साहित करेंगे, यानी पुरस्कार देंगे। ठीक है, वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में, कभी वैधानिक रूप में तथा कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में किया जाता है। क्या बता रहे हैं कि न्याय एक जटिल संकल्पना है। ठीक है, कभी तो इसको नैतिक रूप में लिया जाता है, कभी वैधानिक रूप में, कभी सामाजिक रूप में, कभी राजनीतिक, कभी आर्थिक रूप में। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, एक तरह की संकल्पना, जटिल है। समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ क्या था? सामाजिक न्याय से लिया जाता था। ठीक है, जो समकालीन युग था उसमें न्याय का मूल अर्थ सामाजिक न्याय से लिया जाता था। सामाजिक न्याय शब्द एक वृहत शब्द है जिसमें वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तीनों तरह के न्याय सम्मिलित हैं। ठीक है, जो समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ क्या लिया जाता है? सामाजिक न्याय से लिया जाता है, जिसमें सामाजिक न्याय क्या है? जिसका एक व्यापक अर्थ है, जिसमें वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों तरह के न्याय सम्मिलित हैं। न्याय के दो मूल तत्व हैं, प्रत्येक विचारकों ने माना है। ठीक है, न्याय के जो दो मूल तत्व हैं वो प्रत्येक विचारकों ने माना है। वो क्या है? समानता एवं निष्पक्षता। ठीक है, जो आप जस्टिस कर रहे हो, न्याय कर रहे हो, तो वो समानता के आधार पर होना चाहिए और निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए। इसमें किसी का पक्ष नहीं लेना होना चाहिए। ठीक है, सभी को समान मानकर न्याय करना चाहिए। तो ये न्याय के दो मूल तत्व हैं जो प्रत्येक विचारक ने माने हैं। न्याय की परिभाषा देखिए। अरस्तु का न्याय, संपूर्ण न्याय। इस न्याय का आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, संपूर्ण न्याय क्या है? सामाजिक नैतिकता से है इसका आशय। ठीक है, जो संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग करते हैं। संशोधनात्मक न्याय, विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड व शक्ति का प्रयोग। ठीक है, इसके नाम से वेल डिफाइंड हो रहा है संशोधन। ठीक है, सुधार लाएंगे। ठीक है, संशोधनात्मक यानी सुधार लाएंगे। अगर कोई लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा? राज्य दंड देगा। ठीक है, ताकि व्यक्तियों के आचरण को सुधार सके। ठीक है, राज्य दंड व शक्ति का प्रयोग करेगा। वितरणात्मक न्याय, इसमें क्या होगा? वितरण से संबंधित होगा, ताकि सभी को समान रूप से वितरण हो। ठीक है, क्या हो? राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, अवसर एवं रेखागणितीय आधार पर भौतिक सुविधाएं वितरित करने का आधार। ठीक है, ये अरस्तु के हैं सारे। क्या कौन कौन से थे? एक संपूर्ण न्याय था जो नैतिकता पर आधारित था, एक संशोधन किया जाना था, जो सही से नहीं चल रहा, जो कानून के अनुसार नहीं चल रहा, उसे दंड दिया जाएगा। एक वितरणात्मक था, यानी वितरण, सभी भौतिक सुविधाओं का वितरण समान व न्याय रूप से किया जाए। अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। सद्गुण ही योग्यता का मापदंड होगा। ठीक है, अरस्तु क्या कह रहे हैं? जो समाज
में सेवाओं और पदों का वितरण होगा ना, वो व्यक्तियों ने समाज में कितना अपना योगदान दिया ना, उस बेस पे किया जाएगा। ठीक है, तो सद्गुण ही योग्यता का मापदंड होगा। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। ठीक है, अरस्तु का न्याय कैसा है? समानुपातिक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अरस्तु का न्याय कैसा है? समानुपातिक। सेंट अगस्टीन के अनुसार जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। ये कौन कह रहा है? सेंट अगस्टीन। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, किसने यह कहा है कि राज्य में न्याय न होने पर उसे समुद्री लुटेरों के गिरोह के जैसा माना जाएगा। सेंट अगस्टिन। अर्नेस्ट बर्कर ने अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना। अर्नेस्ट बर्कर ने अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो कब आई थी? 1951 में आई थी। उसमें क्या कहा? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। थॉमस पोगे की प्रसिद्ध रचना क्या है? वर्ड, पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट 2002 में आई थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अब न्याय के आयाम देखिए। न्याय के क्या क्या आयाम है? न्याय का नैतिक आयाम, व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। न्याय वह आयाम है, न्याय का यह आयाम प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन प्लेटो द्वारा परिभाषित है। ठीक है, नैतिक आयाम में क्या हुआ कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है, नैतिक वाले क्या कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों का अगर आप पालन कर रहे हो तो समाज में न्याय व्याप्त है। ठीक है, यह किसने दिया? यह प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन प्लेटो द्वारा परिभाषित है। न्याय का वैधानिक आयाम देखिए। अब वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना। ठीक है, यानी जो कानून के अकॉर्डिंग है, अगर उस तरह से काम नहीं हो रहा है तो दंड दिया जाएगा। ये क्या है? वैधानिक न्याय। विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है, ये न्याय के वैधानिक आयाम में। ठीक है, समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना एवं विधि के का निष्पक्ष प्रयोग ही न्याय है। ठीक है, बेंथम तथा ऑस्टिन ने वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख समर्थक हैं। बेंथम तथा ऑस्टिन वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख समर्थक हैं। कौन है? बेंथम, ऑस्टिन। ठीक है, वैधानिक न्याय समझ में आ गया ना? कानून के अनुसार काम नहीं होगा तो उसमें दंड दिया जाएगा। विधि का शासन सुनिश्चित करना होता है वैधानिक न्याय में, और व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान माना जाए, तभी कह सकते हैं ना कि समाज में न्याय हो रहा है। अगर उच्च नीच की भावना मानेंगे तो कैसे कह सकते हैं न्याय है। न्याय का राजनीतिक आयाम देखिए। अब प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदारी देना ही न्याय है। ठीक है, कि वह शासन प्रक्रियाओं में खुलकर और बिना किसी भेदभाव के अपनी भागीदारी ले सके। ठीक है, सम्मिलित हो सके। राजनीतिक रूप में सभी को समान माना जाना। ठीक है, सभी को समान माना जाए तो वो क्या होगा? राजनीतिक न्याय होगा। न्याय का राजनीतिक आयाम इसे कहेंगे। ठीक है, न्याय का सामाजिक आयाम लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं प्रजाति इत्यादि के आधार पर भेद न करना न्याय है। सामाजिक न्याय के अनुसार, यानी न्याय के सामाजिक आयाम के अनुसार लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं प्रजाति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वर्तमान में सामाजिक न्याय को व्यापक अर्थों में लिया जा रहा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों न्याय सम्मिलित हैं। वर्तमान में सामाजिक न्याय को किस एक व्यापक अर्थ में लिया जाता है, जिसमें क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी सम्मिलित हैं। कार्ल पॉपर ने सामाजिक न्याय को पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा। ठीक है, यह किसने कहा है भाई? कार्ल पॉपर ने। न्याय का आर्थिक आयाम, मार्क्सवादी एवं समाजवादियों के अनुसार
न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, मार्क्सवादी और समाजवादी के अनुसार न्याय क्या है कि जो समाज में व्यक्ति हैं उन सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सभी के लिए। ठीक है, ब्रायन बेरी की प्रसिद्ध रचना वाई सोशल जस्टिस मैटर्स 2005 में आई थी। ठीक है, वाई सोशल जस्टिस मैटर 2005। करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाक्यांश का प्रयोग कोहेन ने किया था। ठीक है, सीधा पूछा जा सकता है कि करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाक्यांश किसने प्रयोग किया था? कोहेन ने। न्याय के मापदंड आवश्यकता के आधार पर वितरण। ठीक है, न्याय के क्या मापदंड है? आवश्यकता के आधार पर वितरण, क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण, अर्हता के आधार पर वितरण। ये क्या है? ये न्याय के मापदंड है। आवश्यकता के आधार पर वितरण देखिए, आवश्यकता के आधार पर वितरण के मापदंड का समर्थन मूलतः मार्क्सवादी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो समानता चाहते हैं ना कि सभी को मूलभूत आवश्यक सुविधाएं मिले। ठीक है, कोई बिल्कुल ही सप्रेस ना रह जाए, बिल्कुल ही पिछड़ा ना रह जाए। ठीक है, सभी को मिले ना, ये कौन चाहते हैं? मार्क्सवादी चाहते हैं। तो वो ही बोलेंगे ना आवश्यकता के आधार पर वितरण करेंगे। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में 1857 1875 में 1875 क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम के अंतर्गत उचित वितरण की मांग उठाई। 1875 में क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम आया। ठीक है, कब आया था? में 1875 में आया था, जिसके अंतर्गत क्या था? उचित वितरण की मांग उठी थी। ठीक है, उठाई गई थी। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। ये कौन कह रहे हैं? मार्क्स कह रहे हैं कि आवश्यकता के अनुसार वह काम करेगा, व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, जिसमें जितनी क्षमता है समाज में अपना योगदान देने की, उस क्षमता का उपयोग करके वह योगदान देगा, लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको प्राप्त होगा। ठीक है, अगर कोई कम योगदान दे पा रहा है, कोई विकलांग है, तो भी उसकी जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, उनको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, उसको आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाएगा। मार्क्सवादियों ने न्याय की संकल्पना को उपचारी न्याय, रेमेडियल जस्टिस भी कहा है। ठीक है, मार्क्सवादी क्या कहते हैं? न्याय की संकल्पना क्या है? एक उपचारी न्याय है, रेमेडियल जस्टिस है। अधिकारों के आधार पर वितरण, इस मापदंड के समर्थक कौन है? नव उदारवादी विचारक हैं। ठीक है, किसके? अधिकारों के आधार पर वितरण। रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, न्याय का क्या आधार होना चाहिए भाई? पात्रता या योग्यता, रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं। इनके अनुसार वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए। न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत ये कौन दे रहा है भाई? ये है, किसने दिया है? रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है। जो क्या कह रहे हैं? अगर जो व्यक्ति जितना समाज में योगदान देगा उसी अनुपात में उसे मिले। ठीक है, उसी अनुसार ही वस्तुओं का वितरण होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं। इनके अनुसार प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? ये नव उदारवादी विचारक हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप जितना ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे, जितना समाज में अपना योगदान देंगे, आपको उतना ही मिलेगा। व्यक्ति ठीक है, और जो व्यक्ति है वो जिस वस्तु का अधिकारी है उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित, यानी किसी दूसरे को वह नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं। नॉजिक के अनुसार न्याय का आशय निम्नलिखित 3 नियमों से है। ठीक है, अब नॉजिक के अनुसार जो न्याय का आशय है वो 3 नियमों से है। देखिए कौन कौन से?
संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए। ठीक है, जो संपत्ति का अर्जन किया गया है वो वैध तरीके से किया जाए। ठीक है, जो संपत्ति को हम प्राप्त कर रहे हैं वो वैध तरीके से होना चाहिए। ठीक है, संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए, यानी संपत्ति का जो हस्तांतरण है वह भी वैध होना चाहिए। यदि संपत्ति का हस्तांतरण अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ठीक है, वो तीन चीजें बता रहे हैं रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, न्यायिक आचरण के लिए तीन नियमों पर आधारित है। पहले तो संपत्ति का अर्जन आप वैध करेंगे, फिर उसका हस्तांतरण आप वैध करेंगे। ठीक है, वो दोनों चीजें वैध होनी चाहिए। ठीक है, वैध तरीके से होनी चाहिए। फिर संपत्ति का हस्तांतरण व अर्जन अगर वैध नहीं है तो इस संबंध में आप दंड का भी प्रावधान करेंगे। नॉजिक ने आत्मस्वामित्व का सिद्धांत का समर्थन भी किया है। किसने किया है? नॉजिक ने किया है। अतः न्याय का सरोकार वितरण से नहीं तथा न्याय सामाजिक नहीं है बल्कि न्याय प्रक्रियात्मक। ठीक है, प्रक्रियात्मक है, यह सामाजिक नहीं है बल्कि प्रक्रियात्मक है। कौन कह रहे हैं? नॉजिक कह रहे हैं कि न्याय का जो सरोकार है वो वितरण से नहीं है, न्याय सामाजिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्याय सामाजिक नहीं है, न्याय है प्रक्रियात्मक, यानी जो प्रक्रिया है वह वैध होनी चाहिए। उसका संपत्ति का अर्जन वैध हो, हस्तांतरण वैध हो, और अगर वैध तरीके से नहीं हो रहा हो तो दंड दिया जाए। ठीक है, प्रक्रिया वैध होनी चाहिए। नॉजिक के अनुसार जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा गया है कि ये किसने कहा है, जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो, किसने कहा? एफ.ए. हयाक की रचना लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973, वॉल्यूम 1 रूल एंड ऑर्डर 1973 में आया था। वॉल्यूम 2 द मैरिज ऑफ सोशल जस्टिस 1976, वॉल्यूम 3 द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए फ्री पीपल 1979। ठीक है, ये एफ.ए. हयाक है, उनकी रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट कौन सी है? ये पहले पूछी भी गई है बहुत बार। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973। हयाक के अनुसार समुच्चय समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है। ठीक है, ये कौन कह रहे? हयाक कह रहे। इनके अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि अन्याय का अर्थ किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना, जबकि व्यक्ति समाज में वंचित है वह दुर्भाग्यशाली है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं भाई? हयाक कह रहे हैं कि अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि अन्याय का अर्थ क्या है? व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव या शोषण हो रहा है, तो वह अन्याय है। जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है वह दुर्भाग्यशाली है। हयाक के अनुसार सामाजिक न्याय मर्चिका है। कि ये कौन कह रहे? हयाक कह रहे हैं। हयाक ने राज्य द्वारा व्यक्तियों को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया है, लेकिन वह न्याय के नाम पर नहीं होनी चाहिए। है क्या कह रहे हैं कि भाई राज्य व्यक्तियों को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करे। ठीक है, राज्य व्यक्तियों को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करे, वो इस चीज का समर्थन करते हैं, लेकिन यह न्याय के नाम पर नहीं होनी चाहिए। हयाक के अनुसार बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप से विश्लेषित करना सामान्यतः अवैधानिक है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से उदारवादी हुए ना, उदारवादी टाइप है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप से विश्लेषित करना सामान्यतः अवैधानिक है। ठीक है, हयाक के अनुसार सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं होता। ये कौन कह रहे हैं? हयाक कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं है। जो स्वतंत्र विनिमय है वही स्वच्छ विनिमय है। ठीक है, जो एक्सचेंज फ्री है वही फेयर है। ठीक है, फ्री एक्सचेंज, फेयर एक्सचेंज, स्वतंत्र विनिमय ही स्वच्छ विनिमय है, ये हयाक कह रहे हैं। इसीलिए हयाक जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाए। अगर वो ये इस बात का सपोर्ट करेंगे कि स्वतंत्र होना चाहिए तभी वह स्वच्छ कहलाएगा, तो कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाएंगे ना कि कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं? वो कल्याण का नाम लेके इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं, आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, अपने
अपनी नीतियों उन पे वो करते हैं ना, दबाव डालते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं हैयक कि हैयक ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाए हैं। यह भी कहा है कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग दासता की ओर ले जाता है, ठीक है। इसलिए हैयक जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाए और कहा कि कल्याणकारी राज्य हमें कहाँ ले जाता है, दासता के मार्ग की ओर ले जाता है। वितरणात्मक न्याय के अनुसार वस्तुओं के वितरण के निम्नलिखित मापदंड होते हैं। कौन कौन से मापदंड होते हैं? आहारता के आधार पर वितरण, ठीक है, उसे कितनी जरूरत है, यह मापदंड परंपरावादियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। परंपरावादियों के अनुसार अन्यायपूर्ण वितरण का आधार या मापदंड आहारता होनी चाहिए, ठीक है। प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक है, क्योंकि वो प्रक्रिया पे ध्यान देता है, ठीक है, कि नियम नीति कानून ऐसे होनी चाहिए, इसीलिए इसे औपचारिक और वैधानिक माना जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं, क्योंकि उदारवादी ही वैधानिक न्याय पर ज्यादा जोर देते हैं औपचारिक न्याय पे, ठीक है, इसीलिए उदारवादी विचारक इसमें विश्वास करते हैं। अतः इस न्याय में सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है, ठीक है। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं, ठीक है। आप में कितनी क्षमता है, आप उतने ही आगे बढ़ जाएंगे, उतना ही विकास कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है उसी के प्रक्रिया पे ध्यान देता है कि हमने प्रक्रिया में सही न्याय कर रखा है। अब जिसमें जितना पोटेंशियल है, जिसमें जितनी क्षमता, वो उतना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पे नहीं। जिसमें जितनी क्षमता है वो उतनी चीजों को प्राप्त कर लेगा। ये नहीं कि जिसे उसकी आवश्यकता है तो उसे मिल जाएगी, अगर उसमें क्षमता है तभी वह प्राप्त कर पाएगा। अतः प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था को और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किसे प्रक्रियात्मक न्याय में। इस न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं, ठीक है। परिणाम पर कौन देते हैं? मार्क्सवादी देते हैं। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इन्होंने न्याय की कल्पना एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं, ठीक है। ये प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि क्या बता रहे हैं, सबसे बड़ी गलती क्या बता रहे हैं कि उन्होंने न्याय की जो कल्पना है उसे एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया, न्याय की एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में। समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, इसीलिए एक समतामूलक समाज में न्याय एक प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत सिद्ध हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तत्वात्मक न्याय, ठीक है। तत्वात्मक न्याय, सब्सटेंटिव जस्टिस। तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय से है, ठीक है। इसका किससे संबंध है? सामाजिक और आर्थिक न्याय से। सामाजिक और आर्थिक से तो किस चीज के लिए बारे में बात करेगा? समाज में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना, सबके साथ न्यायप्रिय व्यवहार हो, ठीक है। और आर्थिक होगा तो राजनीतिक कार्य जो न्यायपूर्ण हो, सभी को भागीदारी लेने का पूरा अधिकार हो, सभी को वोट का अधिकार हो, ठीक है, न्याय हो सभी के लिए, तो ये होगा। तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है, वही पॉइंट हो गया। अतः तत्वात्मक न्याय की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित है, ठीक है, अवसर की समानता पर आधारित है। लेकिन तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारों ने माना है। उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन या विनाश है, ठीक है। अगर आर्थिक
और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो मार्क्सवादी ही होंगे, सीधी सी बात है। तो क्या चाहेंगे, अगर मार्क्सवादी हैं तो वो तो सिर्फ पूंजीवाद का विनाश ही चाहते हैं ना, कि पूंजीवाद पूरी तरह से हटा दिया जाए, क्योंकि यही सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं लाने दे रहा है, ठीक है ना। अतः यह एक ऐसी साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण है। अतः मार्क्सवादी अवसर की समानता की बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऐसे साम्यवादी समाज हो, ठीक है, ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें उत्पादन के जो साधन हो उसे पूरे समाज का नियंत्रण हो, किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों का ना हो। ठीक है, ये मार्क्सवादी कह रहे हैं। और मार्क्सवादी अवसर की समानता की बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियां हो। ठीक है, अवसर की समानता नहीं हो, जो कि सभी नहीं चाहते हैं कि आपने सबको सेम वो दे दिया, अवसर दे दिया कि भाई आप जितना सबको समान अवसर दे दिया, आप में जितनी क्षमता है आप उतना आगे बढ़ जाइए, यह नहीं कह रहे हैं। मार्क्सवादी क्या चाहते हैं कि आप सभी को अवसर की समानता ना देकर उन्हें परिस्थितियां समान कर दीजिए। ठीक है, उनकी परिस्थितियों का समान होने का वो समर्थन करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं मार्क्सवादी, कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस मान्यता में भी त्रुटि है, क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। सर्वहारा वर्ग की शासन की बजाय सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो गया है। ठीक है, अब आगे इसकी भी एक त्रुटि बताई जाती है कि इसमें सर्वहारा वर्ग का जो शासन लाया गया था ताकि सभी को न्याय प्रिय समाज मिल सके, समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, लेकिन वैसा ना होकर क्या हो गया, सर्वहारा का ही शासन स्थापित हो गया एक तरह से। ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन मुख्यतः शास्त्रीय उदारवादी, नव उदारवादी विचारक करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, शास्त्रीय उदारवादी और नव उदारवादी विचारक करते हैं। कल्याणकारी न्याय को मानने वाले लोग तात्विक प्रक्रियात्मक न्याय के सम्मिश्रण के समर्थक होते हैं। रॉल्स, डॉर्किन, एलिजाबेथ एंडरसन जैसे विचारक इसके समर्थक हैं। प्राकृतिक न्याय देखिए भाई, प्राकृतिक न्याय से आशय उन नियमों और मान्यताओं से हैं जो मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं। यह संभव है कि उनका वर्णन संविधान या विधि में न हो। ठीक है, यह हो सकता है कि वो संविधान या विधि में ना हो। ठीक है, प्राकृतिक न्याय क्या है, नियमों और मान्यताओं, वह उन नियमों और मान्यताओं से है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, और यह भी हो सकता है कि वह संविधान या विधि में ना हो। प्राकृतिक न्याय के अंतर्निहित अर्थ को देखिए। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता। नेचुरल एक तरह से हो गया ना, जस्टिस हो गया कि ऐसा तो नहीं कर सकते, आप उसको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देंगे। दंड देने वाली संस्था आधिकारिक एवं वैध होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कोई किसी को दंडित ना कर दे। वह संस्था हो जो वह क्या हो, या अधिकारी हो, वैध हो, कि वो वैध तरीके से ही दंड देगा अगर किसी ने गलती की है। तीसरा पॉइंट देखिए, दंड तार्किक एवं उचित होना चाहिए, मनमाना नहीं। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो दंड है वो तार्किक होना चाहिए, वह उचित होना चाहिए। ये नहीं मनमाने ढंग से आप जिसे चाहे उतना ही दंडित कर रहे हो। हर किसी के लिए, अगर किसी ने चोरी की है तो वो सेम ही पनिशमेंट होनी चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं मनमाना ढंग से कभी किसी को कह दिया कि आप पे फाइन लगे और किसी को कहा कि नहीं आपको तो 2 साल जेल में जाना पड़ेगा। जो चीज़ है उसी के लिए एक सेम ही मापदंड होना चाहिए, एक सेम चीज़ होनी चाहिए। ठीक, मनमाना नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं प्राकृतिक न्याय के, आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये रॉयल्स का न्याय सिद्धांत देखिए। जो रॉयल्स के न्याय सिद्धांत के स्रोत हैं वो देखिए। बैंथम का न्याय परिणामवादी
है, जबकि रॉयल्स का सिद्धांत परिणाम निरपेक्ष है। समझ में क्या? जो बेंथम का न्याय वो क्या है? परिणामवादी है। लेकिन जो रॉयल्स का सिद्धांत है वो क्या है? निरपेक्ष है, परिणाम निरपेक्ष है, जिसमें प्रक्रियाओं पर अत्यधिक बल दिया जाता है। रॉयल्स की जो न्याय का सिद्धांत है उसमें प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है कि जो प्रक्रिया है वह जस्ट होनी चाहिए, वह न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, मनमानी नहीं होनी चाहिए। रॉयल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, ठीक है, ये पूछा भी गया। तो क्या कौन थे रॉयल्स? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। रॉयल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। उनके विचार किस पर आधारित है भाई? कांट के आदर्शवादी विचारों पर। रॉयल्स का प्रसिद्ध कथन है, आत्मन्य साध्य से पहले है, ठीक है, क्या है? आत्मन्य साध्य से पहले है। सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, ठीक है, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, ये फेमस कोटेशन है रॉयल्स की, पूछी भी गई है बहुत बार। द सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड किसने कहा है? आत्मन्य साध्य से पहले है, रॉयल्स ने कहा है। जो कांट की मान्यता व्यक्ति स्वयं में साध्य है से प्रभावित है, ठीक है, कांट ने क्या कहा था? व्यक्ति स्वयं में साध्य है, ठीक है, व्यक्ति स्वयं में साध्य है। लेकिन रॉयल्स ने क्या कहा? उन्हीं से प्रेरित हो गए, आत्मन्य साध्य से पहले है, आत्मन्य साध्य से पहले है, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। रॉयल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। रॉयल्स ने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की। रॉयल्स ने क्या कहा? व्यक्ति की गरिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसकी गरिमा का हमें सम्मान करना चाहिए। समाज में पारस्परिक जो लाभ है, लाभ के लिए क्या होना चाहिए? सहयोगात्मक, यानी हम सबका सहयोग करें, ठीक है, तभी हमारा लाभ होगा आपस में, ठीक है, सबका लाभ होगा जब हम सहयोग की भावना से काम करेंगे। रॉयल्स के न्याय का अधिकार देखिए भाई, न्याय का क्या आधार है? रॉयल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है, हम पहले भी देख चुके हैं। उसने कांट की इस मान्यता को स्वीकार किया कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, ये भी हम देख चुके हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि आत्मन साध्य से पहले है, ये पॉइंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अतः रॉयल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है, ठीक है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व उनके लिए समान है। बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि बेंथम कौन थे? उन्होंने क्या किया था? उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें ज्यादा जो लोग होते हैं मेजोरिटी में, ठीक है, उनके राइट तो इंश्योर हो जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के नहीं होते, ठीक है। अब आप आगे जब बेंथम पढ़ेंगे ना वो समझ में भी आएगा, ठीक है। बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल अधिकार माना, न्याय का मूल आधार माना, ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ठीक है। बेंथम के उपयोगितावाद न्याय का समर्थन किया, ठीक है, बेंथम ने उपयोगितावादी न्याय का समर्थन किया, जिसका रॉयल्स ने खंडन किया, ठीक है। अगर रॉयल्स ये कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति समान है, सभी का महत्व समान है, सभी की गरिमा का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो वो इस बात का तो विरोध करेंगे ना कि आप ज्यादा लोगों का अगर आप सुख सुनिश्चित कर रहे हो, ज्यादा लोग सुखी है ये सुनिश्चित कर रहे हो, ठीक है, चाहे 2-4 उसमें उनके कारण दुखी हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादा लोगों का हमने सुख देख लिया तो वो ठीक है, हमने न्याय कर दिया समाज में। यह क्या है? ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है जो बेंथम ने दिया था, लेकिन यह बात गलत है। ये किसने कहा? ये रॉयल्स ने कहा कि हर व्यक्ति का महत्व समान है, सबकी अपनी गरिमा है, ठीक है। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं? बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यह न्यायपूर्ण नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसलिए वह इसका खंडन करते हैं। रॉयल्स के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषताएं देखिए भाई। रॉयल्स के न्याय सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध रचना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971
में दिया है। रॉयल्स ने न्याय सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध रचना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में दिया है। रॉयल्स के न्याय को फेयरनेस कहा जाता है, रॉयल्स ने जो न्याय को क्या कहा है वो फेयरनेस का है, ठीक है, याद रखना। ये रॉयल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो किस में है भाई, उनकी प्रसिद्ध रचना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है, रॉयल्स की है, ठीक है। उन्होंने जो न्याय को क्या कहा है, फेयरनेस का है। रॉयल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट 2001 नामक रचना लिखी, ठीक है। ये क्या है, रॉयल्स ने न्याय को फेयरनेस का, और रॉयल्स की दूसरी रचना क्या है, जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट 2001। ये दोनों रचनाएं भाई याद रखना इनकी, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट 2001 रॉयल्स के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे रॉयल्स, आप आगे पढ़ेंगे अपने यूजीसी नेट एग्जाम के, पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के सिलेबस में भी मेंशन है। रॉयल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। रॉयल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है, ठीक है। और न्याय को क्या कहते हैं, प्राथमिक गुण है, किसी राज्य का प्रथम गुण है। किसी राज्य में सबसे पहले तो हमें न्याय ही सुनिश्चित करना चाहिए। रॉयल्स के न्याय को मैक्सिमम प्रिंसिपल भी कहा है। रॉयल्स ने न्याय को मैक्सिमम प्रिंसिपल भी कहा है। रॉयल्स का न्याय का सिद्धांत विभेदों के नियमों पर आधारित है। रॉयल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वह विभेदों के नियमों पर आधारित है। विभेदों के नियमों पर आधारित है मतलब जो विकलांग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उन्हें थोड़ी हमें उन्हें थोड़ा हमें तो क्या देना चाहिए, कुछ विशेषाधिकार देने चाहिए या कुछ उन्हें छूट देनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए विभेद कर रहे हैं ताकि समाज में, क्योंकि हर व्यक्ति का महत्व, हर व्यक्ति की गरिमा है, ये बोल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें समानता न्यायप्रिय समाज को स्थापित करना है, इसीलिए तो हमें कोई जो पिछड़ा वर्ग है, जो विकलांग है, जो असहाय अवस्था में है, उन्हें हमें कोई ना कोई विशेषाधिकार या उन्हें कोई रिजर्वेशन या छूट देनी चाहिए ताकि वह भी अपना विकास कर सकें। रॉयल्स के न्याय की संकल्पना शुद्ध प्रक्रियात्मक है, ठीक है। जो रॉयल्स के न्याय की संकल्पना वो क्या है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है और विभेदों के नियमों पर आधारित है। रॉयल्स के न्याय का सिद्धांत यच्छादित एकता ओवरलैपिंग कॉन्शियंस का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। यच्छादित एकता के सिद्धांत, न्याय का जो सिद्धांत है इसे यच्छादित एकता कहा जाता है। किसके सिद्धांत को, रॉयल्स के सिद्धांत को। रॉयल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर स्थापित रॉयल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, अपनी विशिष्ट मान्यताएं होती हैं, इसका निर्धारण बहुमत नहीं करेगा, ठीक है। रॉयल्स क्या कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, अपनी विशिष्ट मान्यता होती है, ठीक है, इसका निर्धारण बहुमत नहीं करेगा। जो कौन कह रहे थे, बेंथम कह रहे थे। बेंथम क्या कह रहे थे, जो मेजॉरिटी में लोग हैं, अधिकतम व्यक्ति हैं, उनका आप सुख देख लीजिए, ठीक है। जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं वह बात मान लीजिए, ठीक है, इससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन बेंथम की इस बात का कौन रॉयल्स खंडन करें, वो कह रहे हैं अधिकतम व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति की गरिमा है, हर व्यक्ति का महत्व है, ठीक है। आपको अधिकतम व्यक्तियों का सुख नहीं देखना, अपने पूरे समाज का सुख देखना है, ठीक है। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, इसका निर्धारण बहुमत नहीं करेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सभी लोग मिलकर करेंगे। रॉयल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में निम्नलिखित बिंदुओं को कर्मिक रूप में स्वीकार किया है। अब ये देख लीजिए कौन से कर्म में स्वीकार किया है। सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार, इसे क्रम में याद रखना। अवसर की समानता, विभेद का नियम, ठीक है, क्या है ये, सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार हो, फिर अवसर की समानता हो और विभेद का नियम हो। रॉयल्स के न्याय सिद्धांत, रॉयल्स के न्याय सिद्धांत का निर्माण देखिए। अब रॉयल्स ने न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौता और
अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया। रॉयल्स ने न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौता और अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ शॉर्ट में। वैसे तो जब हम रॉयल्स पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा सामाजिक समझौता क्या था और अज्ञान का पर्दा क्या था। सामाजिक समझौता तो जो था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो तो लोगों ने मिलकर किया था कि एक स्टेट होता कि जो हमारे ऊपर हमारी व्यवस्था बनाए रखे। ठीक है, ये आप होब्स लोग जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों द्वारा किया गया था। फिर अज्ञान का पर्दा, अज्ञान का पर्दे में रोल्स क्या कह रहे हैं कि आप एक मतलब लोगों को जो एक कुछ रूल्स बनाने के लिए कुछ लोगों को ले लीजिए और उन्हें अपनी स्थितियों का ना पता हो। ठीक है, कि वो अपंग हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, या फिर वो गरीब हैं, अमीर हैं, मतलब उन्हें अपनी स्थितियों का कुछ ना पता हो, अज्ञान के पर्दे में हो। ठीक है, तो वो जब लॉ बनाएंगे तो वो सभी समाज का भला सोचकर ही बनाएंगे कि उन्हें अपनी स्थिति का नहीं पता कि उन्हें समाज में कौन सी पोजीशन मिलेगी। ठीक है, वो गरीब का भी अधिकार उसमें सुनिश्चित करेंगे क्योंकि क्या पता वो गरीब हो। तो ठीक है, इसी को कहा गया था अज्ञान का पर्दा। वो लोग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे वो पूरे समाज का भला करेंगे। ठीक है, तो ये अज्ञान का पर्दा था। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति का नहीं पता ना कि जब वो पर्दा हटाया जाएगा, जब वो सारे रूल्स जो उन्होंने बनाए वो माने जाएंगे, तो उनकी स्थिति उसमें क्या होगी। अगर उन्हें अमीरों के अकॉर्डिंग रूल बना दिए और वो गरीब निकले तो उससे तो उनके लिए हानि होगी ना। इसीलिए जब वो उन्हें अपनी स्थिति का पता नहीं होगा तो वो अपनी स्थिति को सबसे न्यूनतम समझ के कि हम क्या पता इस सिचुएशन में भी जा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हर किसी का, हर कमजोर वर्ग का भी भला उसमें सुनिश्चित करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वाक्य देखिए, अज्ञान के पर्दे से आशय व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं। ठीक है, जो मैंने बताया, तथा व्यक्ति का भी पता नहीं। ठीक है, तथा व्यक्ति का भी पता नहीं कि वो क्या है, वो स्त्री है या पुरुष है। इसलिए वो स्त्री और पुरुष दोनों की राइट उसमें इंश्योर करेंगे। व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहता है तथा व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता। रॉयल्स का समझौता तार्किक व्यक्तियों का समझौता है। व्यक्ति तार्किक के साथ नैतिक भी है। ठीक है, तर्क के साथ उसमें नैतिकता भी है। व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समझौता करता है। ठीक है, व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समझौता करता है। व्यक्ति सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग का चयन करता है, वह समझौते में जोखिम भरे मार्ग का चयन नहीं करता। ठीक है, न्याय तार्किक चयन का परिणाम है। न्याय क्या है? तार्किक चयन का परिणाम है। रॉयल्स का न्याय उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था की पृष्ठभूमि है। ठीक है, उदारवादी जो लोकतंत्र है उसकी पृष्ठभूमि है रॉयल्स का न्याय का सिद्धांत। बदतर परिस्थितियों में सर्वाधिक वस्तुएं अर्जित करना। ठीक है, उसे अपनी स्थिति का नहीं पता तो वैसे ही सारी चीजें सुनिश्चित करेगा ना। अगर वो बदतर स्थिति में भी है तो भी उसको सर्वाधिक लाभ हो सके, वस्तुएं अर्जित मिले। रॉयल्स के अनुसार वस्तुओं से आशय बदतर परिस्थितियों में प्राथमिक वस्तुओं से है। ठीक है, कि प्राथमिक वस्तुएं जो जीवन के लिए जरूरी हैं वो सबको मिले। विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय देखिए, रॉयल्स का न्याय विशुद्ध प्रक्रियात्मक है क्योंकि रॉयल्स ने प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर अत्यधिक बल दिया। ठीक है, उनका जो न्याय है का सिद्धांत है वो विशुद्ध प्रक्रियात्मक है। ठीक है, पूरी तरह से प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है क्योंकि उन्हें प्रक्रियाओं की निष्पक्षता, क्यों किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष होकर काम करे, पर अत्यधिक बल दिया है। उनके अज्ञान के पर्दे की कल्पना न्याय को निष्पक्ष बनाने के लिए है। उनके अज्ञान के जो पर्दे की कल्पना है वो न्याय को निष्पक्ष बनाने के लिए। आप अज्ञान के पर्दे में होंगे तो आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते। आपको अपनी स्थिति का नहीं पता, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप अपंग हो, आप पिछड़े वर्ग से हो, आप ऊंचे वर्ग से हो, आपको नहीं पता। तो आप सभी के लिए आप अपने आप को सबसे नीचा ही समझकर कानून बनाएंगे, ताकि आप अगर उस स्थिति में जब वो पर्दा हटेगा आपको पता चले मैं स्थिति हूँ, तो भी आपको मूलभूत प्राथमिक सुविधाएं तो मिले। ठीक है, तो आप सभी का भला इसमें सुनिश्चित करेंगे, इसलिए निष्पक्ष बनाने के लिए है। अज्ञान के पर्दे के पीछे किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष क्षमता और प्रतिभाओं का ज्ञान नहीं है। समझ में? जो मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ वही है इसमें। इसीलिए समझौते पर आधारित न्याय का विचार सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है।
इनके अनुसार सामाजिक कल्याण के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए समझौते पर आधारित जो न्याय है वह विचार क्या करता है, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। इनके अनुसार सामाजिक कल्याण के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। रॉयल्स ने न्याय सिद्धांत के निर्माण के लिए 17वीं शताब्दी के समझौता सिद्धांतकारों के तरीके का प्रयोग किया। ठीक है, रॉयल्स ने न्याय सिद्धांत का जो निर्माण किया था उसमें 17वीं शताब्दी के जो समझौता सिद्धांतकार थे उनके तरीकों का प्रयोग किया है। ये फैक्ट्स हैं, ये रॉयल्स के लिए जितने भी फैक्ट्स थे आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, न्याय के सिद्धांत में रॉयल्स की एक अपनी ही अलग भूमिका है। रॉयल्स के न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, न्याय की पृष्ठभूमि। अब देखिए, रॉयल्स के न्याय का निर्माण कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया गया तथा उसने न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना। इस संदर्भ में उसने राज्य के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा। ठीक है, क्या क्या भी रॉयल्स के न्याय का निर्माण किया वो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया। ठीक है, कल्याणकारी यानी राज्य कल्याणकारी राज्य की उसने धारणा दी है। इससे वो हो रहा है ना, क्योंकि वो मूलभूत सुविधाएं सबके लिए सुनिश्चित कर रहा है, तो कल्याणकारी राज्य करते हैं ये चीजें। ठीक है, तथा उसने न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान किया। व्यवहार में क्या करेंगे आप, अज्ञान का पर्दा दे दिया, तो ऐसे जो रूल्स रेगुलेशन आएंगे वो व्यवहारिक क्यों होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। लोकतांत्रिक राज्य की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना। इस संदर्भ में उसने राज्य के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा। जो राज्य के कार्य होंगे वो बहुत होंगे, यानी निम्नलिखित होंगे। अब देखिए, क्योंकि वह कल्याणकारी होगा तो कल्याणकारी राज्य की भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जो उदारवादी राज्य होता है उसकी क्या होती है, उसके कम कार्य होते हैं, लेकिन कल्याणकारी के ज्यादा होते हैं। आवंटन, एलोक्शन, प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों पर नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। ठीक है, जो प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों पर नियंत्रण होगा। ठीक है, कीमतों पर नियंत्रण होगा तथा प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। जो ज्यादा अमीर है उस पर ज्यादा, ठीक है, ऐसे प्रगति होती जाएगी कर की। ठीक है, ताकि उन पैसों से गरीबों का भला सुनिश्चित किया जा सके। और राज्य द्वारा कीमतों का नियंत्रण होगा तभी तो होगा, नहीं तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, जिस मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग रेट इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते और गिरते रहते हैं। ठीक है, तो गरीब तो उन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाता ना। अगर सरकार उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल करेगी तो गरीब का लाभ इसमें सुनिश्चित होगा। स्थायित्व, स्टेबिलिटी, व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र होंगे। ठीक है, ये रॉयल्स के वो हैं, क्या हैं, राज्य के कार्य हैं। ठीक है, आवंटन होना, स्थायित्व होना, फिर स्थानांतरण। देखिए, ट्रांसफर, सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी जिससे दीर्घकालिक रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना कठिन है। ठीक है, न्यूनतम आय की गारंटी देना, ठीक है, ताकि न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो सके। ठीक है, और पूंजीवादी जो प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन वाली व्यवस्था है, उसमें मानवीय आवश्यकताएं हैं उनकी उपेक्षा ना हो, यानी सभी को लाभ हो। ठीक है, उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य तो बनाया जा सके, वो कर सके, ये सुनिश्चित हो। अतः सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंध करना चाहिए जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो सके। रॉयल्स शुरू से ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है। ठीक है, इसीलिए सबको देखकर चल रहे हैं, ना कि बेंथम की तरह उपयोगितावाद, ज्यादा लोगों का सुख सुनिश्चित कर दीजिए, माइनॉरिटी को रहने दीजिए, अल्पसंख्यकों को छोड़ रहे हैं। वितरण देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन, समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण, वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता व समानता
अवसर की समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो संपत्ति का केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, यानी कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास अगर ज्यादा अधिक मात्रा में धन चला जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारी स्वतंत्रता और समानता के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अतः रॉयल्स ने उत्तराधिकारी की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया। ठीक है, इसीलिए ज्यादा केंद्रीकृत ना हो सके, इसीलिए जब आप अपने उत्तराधिकारी को अपनी संपत्ति दे रहे हो या उपहार में कुछ किसी को दे रहे हो तो उस पर भी कर लगाया जाएगा, ताकि कुछ अमाउंट तो उसका डिक्रीज हो जाए, कुछ अमाउंट तो उसका कम हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही है, ताकि कुछ लोगों के पास ये सारी चीजें ना रह जाए। ठीक है, केंद्रीकरण ना हो जाए। जब वो आगे किसी को दे रहे हैं तो वो उसकी कुछ मात्रा घटाने के लिए ही वह करारोपण किया जाएगा। समझ में आएगी बात, आगे देखिए। रॉयल्स की अन्य रचनाएं देखिए भाई, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में आई थी, एवं द लॉ ऑफ पीपल्स 1993, दोनों 1993 में आई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, दो रचनाएं हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड द लॉ ऑफ पीपल्स। रॉयल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। प्राथमिक वस्तुओं के प्रकार देखिए, प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं कौन सी हैं? बुद्धि एवं स्वास्थ्य। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं कौन सी है? अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं गरिमा का सम्मान। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ से तात्पर्य है प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से। ठीक है, जो न्यूनतम स्थिति में रह रहे हैं उनके अधिकतम लाभ कब होगा? जब उन्हें प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन किया जाएगा, यानी उनकी जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो तो मिले। प्राथमिक वस्तुएं क्या थी? जो प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं थी वह थी बुद्धि और स्वास्थ्य, यानी उनके स्वास्थ्य आप सुनिश्चित कीजिए। लेकिन जो सामाजिक थी वो क्या थी? उन्हें अधिकार मिले, उन्हें स्वतंत्रता मिले, उन्हें संपत्ति मिले, उन्हें गरिमा का सम्मान हो। यह आवंटन केवल 72 परिस्थिति में लागू होता है तथा उसके पश्चात व्यक्ति स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई गरीब है तो उसे आप स्कूल में फ्री पढ़ा दो। ठीक है, फ्री पढ़ा दीजिए, वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन बाद में जब उसका एग्जाम हो रहा है, कुछ बहुत हाई उस पर जाना चाहता है वो, तब उसे स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दीजिए, फ्री कंपटीशन के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, सिर्फ 72 परिस्थितियों में ये लागू होगा, बाद में उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? रॉयल्स कह रहे हैं। रॉयल्स के अनुसार ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती हैं। ठीक है, ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती है, यानी आप किसी को वो दे रहे हो, थोड़े बहुत छूट दे रहे हो, तो ये एक तरह का विभेद हो गया ना, विषमता हो गई, पर ये स्वीकार ये होंगी क्योंकि वह स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो उनको कंपटीशन दे सके सही से, यानी उनके साथ अच्छे से कंपटीशन कर सके। ठीक है, इसलिए ऐसी विषमता स्वीकार की जा सकती है जिसमें वंचित लोगों का कल्याण हो, जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है, वही बात रॉयल्स कह रही। ठीक है, जिससे वंचित जो व्यक्ति हैं उनका कल्याण हो सके, उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके। रॉयल्स के न्याय को क्षतिपूर्ण का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्षतिपूर्ण का सिद्धांत कहा जाएगा ताकि जो किसी का नुकसान है, नुकसान की स्थिति में है, उनकी क्षतिपूर्ति हो रही है, तो इसीलिए रॉयल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का प्रयोग कर कर वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा। प्रतिभाशाली जो व्यक्ति उन पर कर लगाकर, अमीरों पर कर लगाकर वंचित लोगों का कल्याण किया जा रहा है। प्राथमिकता का सिद्धांत, न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। जो न्याय है वो सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है, ये प्राथमिकता का सिद्धांत कहता है। समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है। ठीक है, आप सभी को समान स्वतंत्रता दीजिए। ठीक है, ये क्या है? पहली प्राथमिकता। अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता है। ये रॉयल्स के ही चल रहे हैं। ठीक है, पहली प्राथमिकता किसे दे रहे हैं? समान स्वतंत्रता, यानी सभी को सेम लिबर्टी मिलनी चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? अवसर की, अपॉर्चुनिटी भी सेम होनी चाहिए, ये दूसरी प्राथमिकता है। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण तीसरी प्राथमिकता है। समझ में आ गया? पहली क्या है? समान स्वतंत्रता देना,
अवसर की, फिर दूसरी अवसर की समानता समान हो, दूसरी ये है। और तीसरी क्या है, न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण। रॉयल्स के अनुसार इस क्रम में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, इसे आप इसी क्रम में याद करें। इसी में पूछा जाता है कि रॉयल्स के लिए पहली क्या है, तो समान स्वतंत्रता है, दूसरी क्या है, अवसर की समानता, और तीसरी क्या है, न्यूनतम स्थिति में रहने वाले का कल्याण। रॉयल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना देखिए भाई। समुदायवादियों द्वारा रॉयल्स की व्यक्ति की संकल्पना को अतार्किक व अव्यवहारिक बताया गया। अब रॉयल्स के जो सिद्धांत है उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं समुदायवादी क्या होंगे, समुदाय पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ज्यादा लोग मिलके तो समूह बनाते हैं, तो उपयोगितावाद वाले पे ज्यादा ध्यान देंगे ना। तो क्या कह रहे हैं, जो रॉयल्स की व्यक्ति की संकल्पना है वो अतार्किक है, अव्यवहारिक है, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति हो ही नहीं सकती जहाँ लोगों को अपनी स्थिति का बारे में नहीं पता हो। अज्ञान का पर्दा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये अतार्किक है या अव्यवहारिक है। ये कौन कह रहे हैं, समुदायवादी कह रहे हैं। समुदायवादियों के अनुसार न्याय की कोई एक मात्रा और सर्वमान्य परिभाषा नहीं होती है, नहीं हो सकती है, बल्कि विभिन्न समूहों के लिए एवं विभिन्न समुदाय के लिए न्याय की भिन्न भिन्न धारणाएं आवश्यक हैं। इसीलिए न्याय का कोई एक मापदंड नहीं हो सकता। ये कौन कह रहे हैं, समुदायवादी कह रहे हैं। अमृत सेन ने अपनी रचना द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009, ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस कब आई थी, 2009 में आई थी, याद रखना, अमृत सेन की इंपॉर्टेंट बुक है। नीति प्रक्रिया की बजाय न्याय पर बल दिया। ठीक है, नीति प्रक्रिया की बजाय न्याय पर बल दिया। अब मार्क्सवादियों द्वारा क्या आलोचना की गई है वो देखिए। मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य है। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति के प्रथम समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, व्यक्ति एक समूह का सदस्य है, इसलिए व्यक्ति के प्रथम समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती। ये कौन कह रहे हैं, मार्क्सवादी कह रहे हैं। रॉयल्स का आशय उदारवादी, कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है। रॉयल्स का जो न्याय है वो उदारवादी, कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है। ये कौन कह रहे हैं, मार्क्सवादी कह रहे हैं। ठीक है, मार्क्सवादी क्या कहते हैं, वो समाजवादी राज्य की कल्पना करते थे। ठीक है, साम्यवाद की। इसीलिए वो मार्क्सवादी रॉयल्स की न्याय की धारणा का खंडन करते हुए, आलोचना करते हुए यह तर्क दे रहे हैं जो रॉयल्स का न्याय है वो सिर्फ उदारवादी, कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है। ठीक है, नॉजिक द्वारा रॉयल्स की आलोचना न्याय का नव उदारवादी व स्वतंत्रतावादी सिद्धांत देकर की गई थी। ठीक है, नॉजिक ने रॉयल्स के नियमों की कड़ी आलोचना की तथा उन्होंने पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया। जो नॉजिक थे वो फ्री चाहते थे कि फ्री इकोनॉमी हो, ज़्यादा उसमें गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर ना करे, ज़्यादा अपनी हस्तक्षेप ना करे उस पर। ठीक है, इसीलिए अगर वो हस्तक्षेप नहीं चाहते तो कल्याणकारी राज्य की इतना समर्थन नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत करते हैं, नॉजिक इतना नहीं करते, वो चाहते हैं कि फ्री छोड़ दिया जाए। तो इसीलिए अब रॉयल्स कह रहे हैं कि भाई आप कल्याणकारी राज्य स्थापित कीजिए, सभी के लिए, न्यूनतम स्थिति में रहने वालों के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं तो उनकी पूर्ति कीजिए। तो इससे वो कंट्रोल करिए, इकोनॉमी गवर्नमेंट करेगी। तो ये लॉजिक गलत बताते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं, रॉयल्स के नियमों की कड़ी आलोचना की तथा उन्होंने कहा कि पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया है, कि प्रक्रिया ही सही होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना। लॉजिक की मूल मान्यताएं निम्नलिखित है भाई। आरंभिक स्थिति में संसार को वस्तुओं पर किसी का नियंत्रण नहीं था। लॉजिक की जो मूल मान्यताएं वो देखिए। आरंभिक स्थिति में संसार की वस्तुओं पर किसी का नियंत्रण नहीं था। ठीक है, पहले जब स्टार्टिंग में जब दुनिया बसी, जहां बसा, तब किसी का उस पर नियंत्रण नहीं था। उन्होंने अपनी क्षमताओं से उसे अर्जित किया। व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा व क्षमता द्वारा ही इन वस्तुओं को नियंत्रित साबित किया है। ये कह रहे हैं व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति उसके व्यक्तित्व का भाग है। ये कौन कह रहे हैं, नॉजिक कह रहे हैं। नॉजिक के अनुसार व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। ठीक है, अपनी क्षमताओं के अनुसार वो जितना चाहे आगे बढ़ सकता है, उस पर उसको सरकार कंट्रोल ना करे। इस संपत्ति को स्थानांतरित करने का भी अधिकार है। ठीक है, अपने उत्तराधिकारी को भी दे सकता है। जैसे रोल्स कहते नहीं, उस पर करारोपण लगाइए, केंद्रीकरण ना हो सके।
पर ये क्या कह रहे हैं, नहीं, उसे अपनी संपत्ति को फ्रीली दूसरे को ट्रांसफर करने का अधिकार है, बेशर्त संपत्ति का स्थानांतरण व अर्जन वैध हो। ठीक है, पर वो क्या कह रहे हैं, वो जो संपत्ति का स्थानांतरण और अर्जन है वो वैध होना चाहिए। नॉजिक ने पूर्ण बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था मैं पहले बता चुकी हूँ, बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं कि मार्केट पर छोड़ दिया जाए, जो सरकार है, वो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करे, ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। इसके न्याय का मूल आधार है कि जैसा जो चयन करे ठीक है, जैसा जो चयन करे तथा जैसा जिसका चयन किया जाए। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, नॉजिक कह रहे हैं। नॉजिक ने न्यूनतम नकारात्मक राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य केवल विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा बाह्य शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है, वही बात कह दी इन्होंने कि सिर्फ राज्य के यही कार्य, मिनिमम स्टेट की बात कह रहे हैं कि राज्य के सिर्फ दो ही कार्य हैं कि वो एक तो विधि व्यवस्था बनाए रखेगा और बाहरी शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करेगा। इससे ज़्यादा अगर वो कर रहा है तो इससे हमारी हमारे स्वतंत्रता, हमारे अधिकारों, हमारा ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमी है उसे फ्री छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट ज़्यादा अपना इंटरफेरेंस ना करे। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था उसमें सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसने प्रगतिशील करारोपण का सिद्धांत का खंडन किया। जो ये कह रहे थे ना पहले कि अपने उत्तराधिकारियों को अगर आप कुछ देंगे तो उसमें, या उत्तराधिकारियों को देंगे या फिर ज़्यादा अमीर हो उसे ज़्यादा कर लगाया जाएगा, प्रगति होती जाएगी, कोई ज़्यादा अमीर हो उस पर और ज़्यादा कर और ज़्यादा, तो इस करारोपण का उसने खंडन किया क्योंकि लोगों की उसने अपनी प्रतिभा और क्षमताओं से वहाँ तक पहुँचे हैं, तो यह चीज़ गलत है। इसने अपनी प्रसिद्ध रचना स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया में लिखते हुए कहा कि राज्य केवल उतना करारोपण करेगा जितना विधि व्यवस्था बनाए रखने या राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। ठीक है, सिर्फ राज्य उतना ही कर लगाए जिससे वह विधि व्यवस्था बना ले और सुरक्षा के लिए काफ़ी हो। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर वो लगा रहा है तो इससे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, नॉजिक कह रहे हैं अपनी किस बुक में, स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया में। समुदायवादियों के अनुसार न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिससे समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो। न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो। इस सिद्धांत के समर्थक हैं मैकइंटायर, माइकल सैंडल तथा माइकल वॉल्जर। ठीक है, कौन कौन है समुदायवादी के, मैकइंटायर, माइकल सैंडल और माइकल वॉल्जर। इस दृष्टिकोण के अनुसार समुदाय का हित उसकी ऐतिहासिक व सामाजिक पहचान में व्यक्त होता है। ठीक है, समुदायवादियों ने रॉयल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय का कोई एक सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता। समुदायवादी क्या कह रहे हैं, न्याय, जो रॉयल्स का न्याय का सिद्धांत की आलोचना करते हुए क्या कह रहे हैं, न्याय का कोई एक सिद्धांत नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बल्कि यह समुदाय की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मैकइंटायर ने अपनी पुस्तक आफ्टर वर्च्यू 1981 में समुदायवादी के नैतिक आधार पर बल दिया। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑटोनॉमियस की आलोचना की तथा कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी सामाजिक परंपराओं, सोशल प्रैक्टिस में विकसित होता है और इसी के माध्यम से सद्गुण अर्जित होता है। ठीक है, आफ्टर वर्च्यू 1981 में आई थी, उसमें समुदायवादियों के नैतिक आधार पर बल दिया गया था, जिसमें क्या कहा गया था, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी आलोचना की गई तथा कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी सामाजिक परंपराओं में विकसित होता है। ठीक है, समुदाय की बात करेंगे ज़्यादातर समुदायवादी। ठीक है, कि व्यक्ति एक समूह में रहता है, सामाजिक प्राणी है और इसके माध्यम से ही सद्गुण अर्जित किया जा सकता है। मैकइंटायर की दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, हुज जस्टिस विच रैशनैलिटी। ठीक है,
माइकल जे सैंडल ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में रॉयल्स की तार्किक प्रणाली की आलोचना करते हुए उसके द्वारा वर्णित विवेकशीलकर्ता रैशनल नेगोटिएटर्स तथा मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन की आलोचना की। ठीक है, माइकल जे सैंडर ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में जो आई थी उसमें रॉयल्स के तार्किक प्रणाली की आलोचना करते हुए क्या कहा कि विवेकशीलकर्ता तथा मूल स्थिति की आलोचना की और कहा कि व्यक्ति के चरित्र को समझने के लिए उसके संस्कृति और समुदाय की जानकारी आवश्यक है। माइकल वॉल्जर ने अपनी पुस्तक स्फेयर ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, बहुत बार पूछी गई है। स्फेयर ऑफ जस्टिस किसकी है? माइकल वॉल्जर की, आप याद रखिएगा। ए डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वालिटी 1983 में आई थी, जो में उदारवादी बहुलवादी न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता। जो रॉयल्स कह रहे थे होता है, वो नहीं हो सकता। न्याय के नियम के निर्धारण के लिए समुदाय विशेष में प्रचलित मान्यताओं और मापदंडों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, वॉल्जर के अनुसार न्याय का सिद्धांत सरल समानता सिंपल इक्वालिटी के आधार पर नहीं वरना जटिल समानता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, वॉल्जर क्या कह रहे हैं? ये सिंपल इक्वालिटी के आधार पर नहीं हो सकता, सरल समानता के आधार पर नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के आधार पर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी जिसको जितनी ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग उसको उतना दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सरल कैसे होगा? ये जटिल हो गया ना, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं। जटिल समानता के अनुसार भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वितरण के लिए बनी है। न्याय का उद्देश्य इस वितरण को तर्कसंगत आधार का पता लगाना है। ठीक है, रॉयल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में समुदायवादियों की आलोचना का उत्तर दिया और यथाचित एकता ओवरलैपिंग कॉन्सेशंस का सिद्धांत दिया। किसमें? रॉयल्स अपनी जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है 1993 में, उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें जो समुदायवादी हैं उनकी आलोचना को उत्तर दे रहे हैं यथाचित एकता में। ठीक है, यथाचित एकता का सिद्धांत देकर। अमृत सेन के विचार देखिए, इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच क्षमता पद्धति को अपनाया। अमृत सेन ने अपनी रचना डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1919 में क्षमताओं की समानता का समर्थन किया। इनके अनुसार लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने का अभिप्राय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का दृढ़ समर्थन करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल की घटना नहीं होती, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा आर्थिक विकास बेहतर रूप से अर्जित किया जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रही हैं अमृत सिंह। किस में कह रहे हैं? डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में कि क्षमताओं की समानता का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने का अभिप्राय क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ समर्थन करते हुए क्या कह रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल की घटना नहीं होती, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा आर्थिक विकास बेहतर रूप से अर्जित किया जा सकता है। अमृत सेन के अनुसार व्यक्तियों के मध्य भिन्नताएं लिंग आयु के आधार पर निर्मित होती हैं और ये भिन्नताएं प्राकृतिक हैं, जबकि दूसरी भिन्नताएं परिस्थितियों के रूप में उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जाति एवं संपत्ति के आधार पर। ठीक है, एक तो होती है जो क्या होती है, दो तरह की हैं। पहली क्या है? जो प्राकृतिक है। ठीक है, लेकिन दूसरी क्या है? जो परिस्थितियों के कारण हुई है, जाति जैसे जाति या संपत्ति। इनके अनुसार समाज में महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी है, जिसमें दलित महिलाओं की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। इनके अनुसार बाह्य परिस्थितियां की विषमताएं
अनेक रूपों में विद्यमान होती हैं। इनके अनुसार किसी एक क्षेत्र में विषमताएं संभव है, परंतु किसी एक क्षेत्र की विषमता का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। वॉल्जर के अनुसार समाज के अनेक क्षेत्र होते हैं और यह सत्य है कि एक व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में निपुण हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति गणित के क्षेत्र में प्रभावशाली हो सकता है, परंतु एक क्षेत्र का लाभ व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में न उठा सके। जैसे आपके पास मनी है तो आप वोटर्स नहीं खरीद सकते, ठीक है, ये गलत होगा। एक क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में नहीं कर सकते। अमृत सेन ने अपनी नई पुस्तक ए आइडिया ऑफ जस्टिस में रॉयल्स के न्याय को नीति का, इसे सार्वभौमिक संस्थावाद का और न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया। ठीक है, तो आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमने किया था वो राजेश मिश्रा सर की किताब के फर्स्ट यूनिट का 3rd चैप्टर क्या था, जस्टिस। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।